मेरी भाभी स्नेहा मुझसे मायके आने के लिए रात भर मनाती रही और सुबह सुबह ही उनका बेटा सुशांत गाड़ी लेकर मुझे अपने साथ ले जाने आ गया। चलो बुआ, कुछ दिन हमारे पास ही रहना, मन नहीं लगेगा तो फिर वापस छोड़ जाऊंगा। स्नेहा ने फोन पर ही मेरी बहू से बात करके मेरा सामान जल्दी से पैक करवा लिया। अल्सर का ऑपरेशन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मुझे काफी कमजोरी भी लग रही थी। सुशांत ने मुझसे कहा, भाभी कब से आपकी देखभाल कर रही हैं, कुछ दिन उन्हें भी आराम हो जाएगा और मायके की सैर भी हो जाएगी आपकी। और मायके से तो सभी मोटे होकर आते हैं, आप भी मोटी होकर आएंगी, देख लीजिएगा। मायके की हवा ही कुछ ऐसी होती। सुशांत ने ठिठोली की। स्नेहा के परिवार में हर पल हल्की फुल्की फुहार बहती रहती है। गंभीर विषय को भी मजाक में उड़ा देना परिवार वालों की आदत है। ऐसा लगता है मुझे जैसे उन्हें हर बात एक सी लगती। समस्या आ जाए तो भी हंसते रहना और समस्या न हो तो भी मस्त रहना। पर मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का बिना वजह खुश रहना, बिना वजह दुखी रहने की वजह जो हर पल ढूंढ लेती हूँ। इसलिए खुश रहना भला मुझे पसंद क्यों आएगा। खैर, मैं मायके पहुंची तो सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। भाभी स्नेहा की बहू ने छत से मेरा सामान स्नेहा की अलमारी में एक खाना खाली करके लगा दिया और दवाएं एक ट्रे में रख सिरहाने सजा दी। फिर सब लोग खाना खाने लगे तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। स्नेहा की बहू ने मेरा खाना अलग ट्रे में सजा रखा था जी, सिर्फ मुझे ही खाना था। उनका खाना अलग था, मेरा खाना किसी ने नहीं छुआ था। मैंने अपनी दाल सुशांत को खाने कहा तो हंस पड़ा था। वाह, आपकी दाल में नमक मसाला कम है न बुआ, सब्जी भी अलग है। आपके कहने पर मैं तो आपकी दाल खा लूंगा, फिर आप मेरी कैसे खाएंगी। सुशांत ने बुआ को समझाना चाहा, मेरी दाल पर मेरा नाम लिखा है, क्या जो मेरी दाल मैं ही खाऊंगी और तुम नहीं खा सकोगे। तुनकना तो मेरा स्वभाव है ही, मैं तेरी दाल और मेरी दाल पर ही तुनक गई। आपकी दाल सब्जी में अलग ही डाला गया है न बुआ, एक तरह से आपका ही नाम लिखा है उस पर। बोलकर हंस पड़ी थी स्नेहा की बहू। उस समय बड़ा विचित्र लगा था मुझे। सभी बड़े स्नेह से खाना खाते रहे थे, बहू भी हंस रही थी। कितनी मस्ती में है न स्नेहा की बहू, इसकी इतनी हिम्मत जो आगे से जवाब दे। अगर मैंने कह ही दिया है कि मेरी दाल सुशांत खा ले तो खा लेता ना, इतने सवाल जवाब क्यों। मूड बिगड़ गया मेरा। गुस्से में दाल एक तरफ सरका दी मैंने। बुआ हूं मैं सुशांत की, इस घर की बेटी हूं, मेरी इतनी तो सुनवाई होनी ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ कहूं और सब आंख कान बंद कर ले। क्या हुआ दीदी, थाली क्यों सरका दी, खाना खाए ना। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है, अभी तो आप कह रही थी कि पेट में तेजाब बन रहा है। खाली पेट और तेजाब बनेगा, आप खाना तो खाइए। दाल को लेकर क्यों उलझ रही हैं। आपकी दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। सुशांत को आपकी दाल खाने से कोई परहेज नहीं, वो आपका साथ देने के लिए फीकी ही खा लेगा, लेकिन फिर आप क्या खाएंगी, आपकी दाल सब्जी खत्म हो जाएगी ना। चलिए खाइए, कल से मैं आपका साथ दूंगी। मेघा, कल मेरी और दीदी की दाल सब्जी एक ही बनाना। बुआ जी तो बीमार है, उन्हें तो कुछ दिन बिल्कुल फीका खाना है मम्मी, यह उनकी मजबूरी है। आप एकदम फीका खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा। चलिए कुछ दिन मैं ही फीका खा लूंगी। बुआ जी, कल से मेरी व आपकी ट्रे एक होगी और इनकी अलग। स्नेहा की बहू ने मेरा साथ देने का जिम्मा ले लिया और किस्सा खत्म हो गया। उसके बाद 4 दिन बीत गए, वह मेरे साथ ही खाना खाती थी। 5वें दिन इतवार था, उस दिन सुशांत ने मेरा साथ दिया। दूसरे की चिंता थी उन्हें, चलो आज मैं बुआ का साथ देता हूँ। सुशांत ने मुझे खुश करने के लिए मेरे ही साथ खाना खाया और आधा ही पेट खा पाया। स्नेहा और बहू उस पल जरा सी नाराज दिखी मुझे। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम होता है तो ढंग से खा नहीं पाते, कम से कम आज इतवार को तो भर पेट खाए। हो गया न बुआ जी का साथ, अब चलिए अपना खाना खाइए। तुम भी तो पिछले 4-5 दिन से खा रही हो, आधा पेट ही खाती होगी ना। पर साथ में तो तुम्हारे शरीर की नमक चीनी भी कम हो जाती। ये क्या तमाशा है भाई, लाड़ प्यार की भी एक हद होती है। जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है, फीका उबला हुआ खाना खाना, सारे घर का काम तुम अकेली करती हो। कमजोरी आ गई तो हो जाएगी बुआ की सेवा, तब बुआ की सेवा कैसे करोगी। जवान इंसान की खुराक में ज्यादा घी, ज्यादा नमक चीनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत इस्तेमाल होती है। यह सब नहीं चलेगा, सबका अपना अपना पेट है और सबके शरीर की अपनी अपनी जरूरत। कल से बुआ जी अकेली अपना खाना खाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुआ तो ठीक हो जाए और 2 बीमार नए तैयार हो जाएं। पति पत्नी की बातें कानों में पड़ी। पहली बार मुझे कुछ समझ में आया।
मेरे बच्चे तो मुझे खुश करने के लिए वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूँ। क्या वे भी आते पेट ही उठ जाते होंगे? कुछ दिन पहले मुझे याद है, देव अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था तो उधर से उसके दोस्त कहा रहा था कि उसे उसके घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो इधर से देव बोला कि मेरे घर वालों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। तो क्या सचमुच मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता? आता है। आता क्यों नहीं? जब ब्याह कराई थी तब सारा परिवार साथ साथ था और रोज का नया व्यंजन एक विषय होता था कि आज भाभी ने क्या बनाया है। मेरे पति दिन रात तारीफ करते थे कि उनकी बहू कमाल की कुक है। खुश थे सभी सिवा मेरे। एक नारी सुलभ जलन की आज तक मेरे खाने की तारीफ तो किसी ने नहीं की। गुस्सा जताया भी था मैंने। तब मेरे पति ने मुझसे कहा था, ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। अरे सास बनकर बड़ापन दिखाओ। तुम तो बहू से भी छोटी बनकर जलने लगी हो। नया बच्चा परिवार में आया है, उसके प्रयास की हम तारीफ नहीं करेंगे तो उसे हौसला कैसे मिलेगा? उसकी तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं कर। अरे भाई, पिछले 30 साल से तुम ही खिला रही हो ना। कितनी ऊंची बात करती हो। एकाएक वे नाराज हो गए थे मुझसे। बहू से मेरी जलन और बढ़ गई थी। कल की आई लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे जलीकरी सुना दी थी। शायद मैं ऐसी ही हूं। मायके में लाडली थी जिस वजह से सबकी नजरें सदा मुझ पर ही रहीं। किसी की नजरें मुझसे हटकर कहीं और गई नहीं। तीनों भाई हाथों हाथ लेते रहे थे। कभी किसी ने टोका नहीं था। अभियो की भी मजाल नहीं थी। बस सबसे छोटी भाभी स्नेहा ही थी जो टोकती थी और जिससे सदा मेरी दुश्मनी ही रही थी। मैं चापलूसी करके आपकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ दीदी। आगे चलकर ये आदतें आपकी तकलीफ और बढ़ा देंगी। आप सबको अपने अनुसार चलाना चाहती हैं जो सही नहीं है। कोई अपना जीवन अपने तरीके से जीता है तो आपको हराम मचा देती है। दोनों बड़ी भाभियां भी इसीलिए घर छोड़कर चली गई थी। उन्हें आपका दखल पसंद नहीं। माँ पापा आपके माँ बाप हैं, वे सह सकते होंगे, कोई और क्यों सहेगा? आपका अपना जीवन है, आपके भाइयों का अपना। कोई 2-4 दिन आपको खुश कर सकता है, लेकिन सदा कोई क्यों आपका ही चाहा करे? देव और मेरी बहू, मेरे पोता पोती वास्तव में वही खाते हैं जो मैं चाहती हूँ। और कहीं मेरा बस नहीं तो खाने के बर्तनों पर ही मेरा पूरा पूरा बस है। आज चावल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। किसी की क्या मजाल जो मनचाहा बनाकर खा ले। घर में किसी तरह शांति रहे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों को यही पता है कि उनके घर में किसी को खाना बनाना ही नहीं आता। दादी श्राद्ध कब आएंगे? मुझे श्राद्ध बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी 10 साल की पोती ने पूछा था। उस समय हैरान रह गई थी मैं। इतने छोटे बच्चे दिवाली का इंतजार तो करते हैं, श्राद्धों का इन्हें क्या पता? तब घर में कितना अच्छा खाना बनता है, इतना स्वाद। सुनकर बहू ने डपट दिया था बच्ची को। हाथ पकड़कर मेरे कमरे से बाहर ले गई थी। आज मन भर आया है मेरा। नेहा के बच्चों की बातें सुनकर कड़वाहट भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी। श्राद्ध में मरे हुए नातों का ख्याल तो रखती हूँ, स्वादिष्ट खाना बनाकर, और जो जिंदा नाते हैं उन्हें तरसा तरसा कर मार रही हूँ। मैं बीमार हूँ। मेरी उम्र भी तो 7 साल की है। 40-45 साल तक मैंने तो मनचाहा खाया ही है ना। तीखा, खट्टा, करारा, मीठा और भारी खाना। मेरा तो आज छूटा इतनी उम्र भोग कर, और बच्चों का मैंने 10 साल की उम्र में ही छुड़ा दिया। वे बेचारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं जब पंडितों के साथ उन्हें भी करारा चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। क्या करें, पोंगा पंडितों ने समाज में श्राद्ध के नाम पर इतना अंधविश्वास फैला रखा है कि जब तक उन्हें श्राद्ध के समय भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया जाएगा तब तक मरने वालों की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। मैं भी उस परंपरा को तोड़ नहीं पाई थी। शायद बच्चे न निभा पाए। खैर, सहसा आत्मग्लानि होने लगी है मुझे। बेचारे बाजार में खाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका पेट भी खराब रहता है और खर्चा भी ज्यादा होता है। स्नेहा यही तो समझाती रही है सदा मुझे, औरों को मैं अपने साथ न चलाऊं, औरों को जीने दूं और खुद भी जिऊं। मैं तो न खुद चैन से जीती हूं, न अपने घर वालों को जीने देती हूं। स्नेहा के परिवार में सब स्नेहा का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पति और मेरा भाई दोनों ही इस संसार से विदा ले चुके हैं, और हम दोनों औरतों के जीवन की सांझ में जमीन आसमान का अंतर है। स्नेहा की बहू से स्नेहा का दोस्ती का रिश्ता है और मेरा अपनी बहू से किसी प्रतिद्वंद्वी जैसा, जिससे सदा मुझे हार जाने का डर लगा रहता।
कैसी जीत है जिसे जीत कर भी हारने जैसा लगने लगा है आज। हफ्ता भर तो होने ही लगा था मुझे स्नेहा के पास आए हुए। अच्छा हुआ चली आई, जरा सी समझ तो आई। कोई अपना मन और जरूरतें मार कर कब तक मेरी सेवा करेगा। सेवा करने से किसी को इनकार नहीं, मगर मेरे ही खाने को सब खाएं। ये कैसा अधिकार और कैसा लाड़ प्यार। एक इंसान के साथ सभी बीमार हो जाएं, इसमें कैसी जिद। पुरानी पीढ़ी की हूं न, इसलिए नई पीढ़ी को सदा कोसते ही रहने का अधिकार मानो आरक्षित है मेरे पास। बेचारे मेरे बच्चे तो चू तक नहीं करते। रसोई में वही बनता है जो मैं चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर में शांति का माहौल रहे। और यही शांति मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई हंसता नहीं है मेरे घर में। जरा जरा समझ रही हूं। समझाया तो मुझे स्नेहा ने पहले भी था, तब शायद मैं न समझाने की जिद लिए बैठी थी। शायद अधिकार मेरे हाथ से छूट न जाए, इसीलिए रसोई में ही अपना वर्चस्व बना लिया। बेटा बेटा होने की सजा भोग रहा है, शायद दूध का कर्ज उतार रहा है। माँ, ढोकला बनाओ ना आज। नहीं बेटा, वह बहुत तीखा होता है ना, वो आज ही नहीं खा पाएंगी। वे न खाएंगी तो ना सही, हमें तो खाना है। नहीं बेटा, समझा करो, जब तक बुआजी यहाँ है ऐसी चीजें नहीं बनेंगी। तो बुआजी जाएंगी कब? ऐसा नहीं कहते बेटा, पापाजी की बहन है वे, दादी मां है। जिस तरह ये तुम्हारा घर है उसी तरह ये उनका भी घर है। मैंने कब मना किया, लेकिन हमें खाने तो दे। स्नेहा के पोते अपनी माँ से कह रहा था, सब दुखी होने लगे हैं मुझसे। मुझसे नहीं, शायद मेरी इस जिद से कि घर में सब मेरा साथ दें। इस घर से मेरे जाने का इंतजार इन बच्चों को है, क्योंकि यहाँ तो मात्र मेहमान हूं मैं। अपने घर वाले शायद मेरे सदा के लिए चले जाने का इंतजार करते होंगे। सोचते होंगे कब दादी जाएं और मनचाहा कुछ बनाकर खा पाएं। अपने बेटे को फोन कर दिया मैंने। आज इतवार था, वो नाश्ते के बाद वो आ गया मुझे लेने। उसे देखकर सभी कहने लगे, अरे आप अभी कैसे आ गए? न फोन न कोई सूचना। उदास हो गए क्या अपनी माँ के बिना? अरे भाई, हमारा भी हक है इन पर। मिलने आए हैं तो ठीक है, जाने नहीं देंगे अभी इन्हें। तब मेरा बेटा बोला, यहाँ काम से आया था, सोचा माँ को भी लेता जाऊं। अप्रत्याशित सी थी मेरी वापसी। उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने अपनी जिद से सबको दुखी किया है। फिर भी सब मुझे प्यार करते हैं। परेशान न किया होता तो और भी प्यार करते। मैंने घर जाने की जिद की तो स्नेहा ने सुंदर साड़ी देकर विदा किया। बच्चे भी दिखने में उदास लगे। अच्छा लगता है ना जाते हुए सबके उदास चेहरे देखना। मेरे मन ने मुझसे सवाल किया। अब मैं चाहती हूँ जब मैं संसार से जाऊं तब मेरे अपने बच्चों के चेहरों पर भी आंसू हो। मेरा प्यार और ममत्व उन्हें रुलाए। उनकी दोस्त बनना होगा मुझे, बहू की भी मित्र बनना होगा। मरने का मजा भी तभी आएगा जब सब चीख चीख कर रोएंगे। ऐसे तो सब मेरे मरने का इंतजार ही करते होंगे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो। धन्यवाद।